स्टूडेंट्स, सो टुडे आज हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर का, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यस। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट करने से पहले हम पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस की हुई चीज़ को यूज़ करेंगे। हमें कॉन्सेप्ट दोबारा से याद करेंगे कि जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ओके, वी डिस्कस्ड कि जब कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी ऐसा सॉल्यूट जो कि वेपर्स नहीं बनाता है, किसी सॉल्वेंट के साथ प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। लेट अस रिप्रेजेंट दिस ग्रीन एज सॉल्यूट एंड दिस रेड एज सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूट पार्टिकल्स ग्रीन से और रेड से सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो जब हम कहें कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट यानी ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स है सॉल्यूट के, जब वॉलेटाइल सॉल्वेंट में, ऐसे सॉल्वेंट में जो वेपर बनाता है उसके साथ मिक्स होते हैं, तो क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। हमने डिस्कस किया था क्यों, क्योंकि वेपर्स बनेंगे सबसे पहले सरफेस से, तो उस पर सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स नहीं होंगे जो कि वॉलेटाइल होते हैं। कुछ स्पेसेस कौन घेरेंगे, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो कि नॉन वॉलेटाइल है। वो वेपर्स तो नहीं बनाते, लेकिन वो क्या करते हैं, स्पेसेस में आ जाते हैं, लेयर में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए सारे के सारी जो लेयर है वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से कवर नहीं होती, ठीक है ना। यू कैन नॉट सी ऑल द रेड पार्टिकल्स सॉल्वेंट, देयर आर सम ग्रीन ऑल्सो, जो कि क्या है, पार्टिकल्स ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। अब वो वेपर्स तो नहीं बनाएंगे, लेकिन सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो ज़रूर कम कर देंगे, क्योंकि अगर सॉल्वेंट अकेला प्रेजेंट होता बीकर में, उसके साथ कोई सॉल्यूट ना एडिड होता, अगर सारे के सारे ग्रीन पार्टिकल्स होते, तो उस कंडीशन में वेपर प्रेशर ज़्यादा होना था, क्योंकि सॉल्वेंट पार्टिकल्स ही हैं सारे लेयर में। जो इवेपोरेट होगी, जो वेपर बनाएगी, वो सारी लेयर में ग्रीन पार्टिकल्स ही हैं सॉल्वेंट के, जो कि वॉलेटाइल है। और उन्होंने वेपर प्रेशर मैक्सिमम देना था, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस आर ऑफ वॉलेटाइल लिक्विड। लेकिन नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने से क्या हो गया है कि जो वेपर प्रेशर है वो कम हो गया है, ठीक है। इसको हम लिख देते हैं, ए केस क्या है, इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यानी जब सॉल्वेंट मिक्स्ड है सॉल्यूट के साथ तो सॉल्यूशन बनता है ना, तो इसलिए इन सॉल्यूशन क्या होगा, वेपर प्रेशर विल बी ऑलवेज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो बी कौन सा केस है, प्योर सॉल्वेंट जो कि वॉलेटाइल है, ठीक है ना। सो वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, ये हमें किसने बताया था, रॉल्ड्स लॉ ने। तो जब वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ना, तो उसके साथ सॉल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज बदल जाती हैं, ठीक है ना। जब किसी भी सॉल्यूशन का नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की एडिशन की वजह से वेपर प्रेशर कम होता है ना, अब इस सॉल्यूशन में देखो नॉन वॉलेटाइल ग्रीन पार्टिकल्स है, जो इनकी वजह से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है सब लेयर को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे, टॉप मोस्ट लेयर को, जो कि वेपर बनाएगी, इसकी वजह से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो वो जो वेपर प्रेशर कम होता है ना सॉल्यूशन का, बाय द वर्च्यू ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स एट द लेयर विच हैज़ टू मेक वेपर्स, वो प्रॉपर्टीज चेंज कर देता है सॉल्यूशन की, ठीक है। सो हम पहले ना थोड़ी सी जनरलाइजेशन करते हैं, हम थोड़ा सा लिखते हैं कि वी नो दैट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर pressure of solution decreases, obviously it will decrease when a non-volatile solute is added to a volatile solvent, राइट। अभी हमने डिस्कस किया। सो इसकी वजह से क्या होता है, देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस, देयर आर मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which are connected with this decrease, which are connected
with this decrease of वेपर प्रेशर, ये जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज होता है ना, जब सॉल्वेंट अपने प्योर फॉर्म की जगह सॉल्यूट के साथ मिक्स होकर सॉल्यूशन फॉर्म में आता है, तब जो डिक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर होता है ना, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो सॉल्यूशन जो है ना, वो कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी, और वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सो लेट अस डिस्कस। ठीक है, दीज आर, वो प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, लेट अस डिस्कस। सो पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सो पहले हम सारी प्रॉपर्टीज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके उसको समझेंगे। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में रिलेटिव लोअरिंग आती है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ये है पहली प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? जब वेपर प्रेशर में डिक्रीज आता है सॉल्यूशन फॉर्म में आने की वजह से, दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, जो कि वेपर प्रेशर में डिक्रीज के कारण इफेक्ट में आती है, दैट इज डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। एलिवेशन का मतलब बढ़ना, डिप्रेशन यानी कम होना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ओके, और द लास्ट प्रॉपर्टी इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। ये कुछ चार प्रॉपर्टीज हैं। दिस इज OSMOTIC, ऑस्मोटिक प्रेशर किसका? सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये चार प्रॉपर्टीज हैं। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का लोअर होना, रिलेटिवली बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ जाना, फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्वेंट का कम हो जाना, एंड ऑस्मोटिक प्रेशर जो सॉल्यूशन का है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज़ है ना, वेपर प्रेशर में डिक्रीज आने की वजह से जो प्ले में आती हैं, इनको हम कलेक्टिवली एक टर्म से बोलते हैं, एंड दैट टर्म इज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, सो ये सब क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। सो दीज फोर आर collectively called colligative properties. Okay, colligative properties. Okay, अब ये प्रॉपर्टीज़ हैं क्या, हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन कर लेते हैं। सो व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़? द प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड, द प्रॉपर्टीज़, ये चारों की चारों क्या है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ओके, द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature, irrespective of their nature, relative to the total number of particles, relative to the total number of particles present in the solution. अब हम ना इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। पहले कॉलीगेटिव का ना देख लेते हैं कि ये वर्ड कहाँ से आया है। ये लैटिन से आया है, ठीक है। कॉलीगेटिव, को का मतलब क्या है? टुगेदर, एंड लिगेर का होता है टू बाइंड।
हम डिस्कस करेंगे। सो को इज़ फॉर टुगेदर एंड दूसरी क्या चीज़ है, लिगेर, एंड दैट इज़ टू बाइंड। अब देखो, अगर कोई इंसान, मतलब जनरल एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए, आपको कोई बहुत रॉकेट साइंस ना लगे कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। सी, अगर कोई इंसान भाग रहा है से 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, ओके, 10 किलोमीटर पर आवर पे, अगर मैं उसको, मतलब उसके भागने में कोई इंटरफेरेंस क्रिएट कर दूँ, ठीक है, हर्डल्स क्रिएट कर दूँ, तो उसकी स्पीड पे इफेक्ट पड़ेगा। क्या पड़ेगा, स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है ना। अगर हर्डल्स बहुत ज़्यादा है तो वो अब उतनी स्पीड से नहीं भाग पाएगा, अपने डेस्टिनेशन पे उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाएगा, स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि हर हर्डल पे उसको थोड़ी सी स्पीड कम करनी पड़ेगी, ठीक है ना। दिस इज़ जस्ट अ वेग एग्जांपल आपको समझाने के लिए। तो जब ऐसे ही केमिस्ट्री में जो प्योर सॉल्वेंट है, जब वो अकेला है, कोई हर्डल नहीं है उसके, मतलब सारे मॉलिक्यूल्स प्योर सॉल्वेंट के ही हैं, एक ही तरह के हैं, अल्कोहल ही समझ लो, अल्कोहल के एग्जांपल लेते हैं। अगर सारी, या वाटर के एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ सिंपल सा ले लो, चलो वाटर लेते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स है सारे के सारे, तो वाटर प्योर सॉल्वेंट है क्योंकि उसमें कोई और मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, देयर आर ओनली वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वेपर बनाएंगे वाटर के ही मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसमें शुगर डाल देती हूँ, घोल देती हूँ, ठीक है, मैंने सुक्रोज समझ लो उसमें ऐड कर दिया, शुगर, सुक्रोज इज अ टाइप ऑफ शुगर, ठीक है। सो मैंने सुक्रोज ऐड कर दिया उसमें और घोल दिया, तो अब कुछ पार्टिकल्स जो लेयर पे हैं वो सुक्रोज भी ऑक्यूपाई कर लेगा, लेयर पे कुछ सुक्रोज पार्टिकल्स भी होंगे और कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होंगे। सुक्रोज पार्टिकल्स आर नॉन वॉलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट है क्योंकि कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, नॉन वॉलेटाइल है क्योंकि वेपर्स नहीं बनते, और सुक्रोज इज सॉलिड इन नेचर, ठीक है। और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, प्योर सॉल्वेंट के केस में सभी के सभी लेयर पे वाटर मॉलिक्यूल्स थे, तो वेपर प्रेशर से वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से मिलना था, क्योंकि ऑल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एट द लेयर x हैं अगर, ठीक है। इस केस में जब हमने सेम सपोज कर लो डायमेंशन का बीकर लिया है, अगर लेंथ हम सपोज कर लेते हैं 2D इमेजिन कर लेते हैं, ठीक है, दिस मच डिस्टेंस अगर मैं बोल दूँ, दिस टू दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, सेम बीकर में अगर मैं वाटर के अंदर सुक्रोज घोल देती हूँ तो कुछ पार्टिकल्स सुक्रोज के लेयर ऑक्यूपाई करेंगे, आउटरमोस्ट, टॉपमोस्ट सॉरी, ठीक है, तो सुक्रोज पार्टिकल्स तो वेपर नहीं बनाएंगे। लेकिन इस केस में जितने वाटर मॉलिक्यूल्स थे जो वेपर फेज में जा रहे थे, इस केस में नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एट लेयर आर लेसर, सो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। ये जो वेपर प्रेशर का डिक्रीज है वो डिपेंड करता है कि कितने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं सरफेस पे या कितने सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अगर सुक्रोज मॉलिक्यूल्स इस लेयर में ज़्यादा है वाटर मॉलिक्यूल से तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, ठीक है। अगर 15 मॉलिक्यूल लेयर पे हैं, उनमें से 10 सुक्रोज के हैं, 5 वाटर के हैं, तो वेपर प्रेशर देखो बस 5 मॉलिक्यूल बनाएंगे अगर वो ऊपर जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे, यहाँ जाएंगे। लेकिन अगर 15 में से 10 वाटर मॉलिक्यूल्स है, 5 सॉल्यूट पार्टिकल्स है यानी सुक्रोज हैं, तो वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो सुक्रोज के मॉलिक्यूल्स, सुक्रोज के पार्टिकल्स डिसाइड कर रहे हैं वेपर प्रेशर सॉल्वेंट का। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स लेयर पे इंटरफेरेंस करने के लिए कम होंगे तो सॉल्वेंट ज़्यादा वेपर प्रेशर बनाएगा, लेकिन अगर सॉल्यूट के पार्टिकल्स ज़्यादा है लेयर पे तो दे विल इंटरफेयर द वेपर प्रेशर इन अ वे दैट दे विल डिक्रीज इट। मतलब अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स लेयर में कम है तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा सॉल्वेंट का, क्योंकि नंबर ऑफ वॉलेटाइल पार्टिकल्स विल बी मोर एट द लेयर। लेकिन अगर नंबर ऑफ वॉलेटाइल पार्टिकल्स कम है लेयर पे, क्यों कम होंगे, अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, वेपर प्रेशर विल डिक्रीज, ठीक है ना। सो इस डिक्रीज इन वेपर प्रेशर को हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ सॉल्यूशन को ये एट्रीब्यूट कर देता है, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर वो ये हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इसकी डेफिनेशन क्या है, वो प्रॉपर्टीज़ यानी ये सारी प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसको अभी डिस्कस करते हो, पहले पूरी लाइन पढ़ते हैं। रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट यानी
सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर पे जो प्रॉपर्टीज डिपेंड करें, ना कि नेचर पे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को डिस्कस करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। इस लाइन को समझने के लिए हम एक चीज़ लिखेंगे एंड दैट लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो लाइन क्या है कि रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग पता क्या है कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है ना, जो हमने डिस्कस किया, देखो वेपर प्रेशर के डिक्रीज की वजह से ये प्रॉपर्टीज़ आई। ठीक है, और इन प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन में है कि नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि सॉल्यूट का नेचर कैसा है, बस नंबर देखना है। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। ये लाइन में लिखूंगी ना तो आपको अपने आप ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि इस लाइन का मीनिंग क्या है। ठीक है, द डिक्रीज in the vapor pressure of solvent, it is VAPOUR, in the vapor pressure of solvent depends on the quantity of, depends on the quantity of non-volatile solute, non-volatile solute present in the solution, present in the solution irrespective of its nature, as, अब हाई इंपॉर्टेंट बात, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाय एडिंग 1.0 मोल ऑफ सुक्रोज। अगर हम 1.0 मोल ऑफ सुक्रोज को ऐड करेंगे टू 1 kg ऑफ वाटर, टू 1 kg वाटर, एंड दैट इज नियरली सिमिलर टू the decrease in vapor pressure produced by adding 1.0 mole of urea to same quantity of water at same temperature, TEMPERATURE, टेम्परेचर। अब देखो, आई होप आपको ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर वाली बात समझ आ गई कि वेपर प्रेशर का जो डिक्रीज है सॉल्वेंट का, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ना कि नेचर पे। क्योंकि जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि 1.0 मोल ऑफ सुक्रोज, देखो सुक्रोज की कंसंट्रेशन 1 मोल है, मास कितना लिया वाटर का 1 kg। ठीक है ना, 1 kg वाटर में चाहे हम 1.0 मोल ऑफ सुक्रोज डालें या 1.0 मोल ऑफ यूरिया डालें, सुक्रोज और यूरिया दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है ना, सुक्रोज शुगर है एंड यूरिया क्या है, एक तरह का अमाइड है, इट इज़ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो देखो यूरिया और सुक्रोज दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दोनों की अगर हमने सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स डाले हैं या सेम क्वांटिटी डाली है सेम सॉल्वेंट में, जितना हमने सॉल्वेंट भी स्पेसिफाई कर लिया कि 1 kg लिया है, सेम टेम्परेचर पे उन्होंने एक ही तरह का वेपर प्रेशर डिक्रीज दिया। मतलब सपोज कर लो, पहले अगर वाटर जो है वो वेपर प्रेशर कुछ x लगा रहा था जब वो अकेला प्रेजेंट है,
अकेले वाटर के बीकर में अगर हमने वेपर प्रेशर चेक किया तो वो x था। जब हमने सुक्रोज डाल दिया तो वो वेपर प्रेशर x माइनस 20 हो गया सपोज, ठीक है, कम हो गया। अगर 80 था तो 20 हो गया, समझ लो, सॉरी 60 हो गया, ठीक है। अगर हम यूरिया डालेंगे तब भी उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा। अगर वो यूरिया की नंबर ऑफ पार्टिकल्स सुक्रोज पार्टिकल्स के जितने हैं एट दैट टेम्परेचर, या कंसंट्रेशन सेम है, अगर दोनों की 1 मोल है और वाटर भी 1 kg ही लिया है, तो जितना सुक्रोज वेपर प्रेशर को कम करेगा फ्रॉम दैट ऑफ प्योर वाटर, उतना ही यूरिया सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर को कम करेगा, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यही बताती हैं, ठीक है ना। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन वेरी डिटेल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अगर समझ आ गई हैं तो हम फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज़ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, सो लेट मी राइट डाउन द हेडिंग ऑफ द टॉपिक, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना। सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, अगर वो क्या कर देगा, वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देगा सॉल्यूशन फॉर्म में, क्योंकि सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सारे के सारे नहीं प्रेजेंट होंगे लेयर पे, ठीक है। जैसे कि प्योर सॉल्वेंट के केस में होता है कि सारे के सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। अब जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में, वो कम है प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। लेट अस राइट डाउन, सेम चीज़ है, वी आर जस्ट राइटिंग इट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, जैसे कि वाटर इन सॉल्यूशन, यानी जब वो किसी सॉल्यूट के साथ मिक्सड है, जैसे कि शुगर के साथ मिक्सड है, यानी सॉल्यूशन फॉर्म में है, इज लेस देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ओके, प्योर सॉल्वेंट से कम है। रॉल्ट एस्टेब्लिश्ड, तो रॉल्ट जो जिन्होंने रॉल्ट्स लॉ दिया था, रॉल्ट एस्टेब्लिश्ड दैट द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द लोअरिंग ऑफ वेपर pressure depends only on the, I will write CONC dot for concentration of solute particles, ठीक है ना, वही चीज़ जो हमने पहले भी लिखी है और डिस्कस की है। एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आइडेंटिटी, यानी नो मैटर वो यूरिया या सुक्रोज है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ आइडेंटिटी, रॉल्ट्स लॉ ने यही बोला। अब देखो कि रॉल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, PRESSURE, लिखने में थोड़ा है, इट इज़ PRESSURE, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है ना। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मीन्स जब कोई सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके सॉल्यूशन बनाते हैं, तब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो रिजल्टेंट वेपर प्रेशर लगाएंगे, दैट प्रेशर, ठीक है ना, विच इज़ P1। सपोज करो 1 इज़ द कंपोनेंट विच इज़ वॉलेटाइल यानी सॉल्वेंट, रिलेशन बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन P1, मोल फ्रैक्शन, अब सॉल्यूशन लिखा मैंने यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि लेकिन यहाँ पे P1 क्यों लिखा है, क्योंकि सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर वॉलेटाइल कंपोनेंट ही बनाएगा, ठीक है ना, लेकिन वो वेपर प्रेशर P1 है, P1 नॉट क्यों नहीं है, क्योंकि अकेला सॉल्वेंट नहीं प्रेजेंट, वो सॉल्यूशन फॉर्म में है विद सॉल्यूट, ठीक है। मोल फ्रैक्शन X1 एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
रिलेशन क्या है कि P1 इज इक्वल टू x1 P1 नॉट, एंड इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, रॉल्ड्स लॉ। ठीक है ना, ये रिलेशन किसने दिया है, रॉल्ट ने, रॉल्ड्स लॉ, कि प्रेशर, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी जब वो अकेला प्रेजेंट था उस टाइम जो वेपर प्रेशर लगाना है, यानी प्योर सॉल्वेंट के केस में यहाँ जो वेपर प्रेशर लगेगा वो क्या होगा, P1 नॉट। अब जब सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्वेंट के साथ, तब जो वेपर प्रेशर लगेगा एट द लिक्विड फेज दैट इज P1। ठीक है ना, जब सॉल्यूट प्रेजेंट है तब क्या होगा, कुछ लेयर्स वो कि कुछ पार्टिकल्स उसके भी होंगे, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना, तो वो जो रिजल्टेंट टोटल प्रेशर लगेगा दैट इज P1 जब सॉल्यूशन फॉर्म में है। प्योर सॉल्वेंट के केस में सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, यानी सारे सॉल्वेंट हैं, तो P1 नॉट। ठीक है, तो अब ये जो P1 नॉट है प्योर सॉल्वेंट का मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट किसके इक्वल बन जाएगा, इस प्रेशर के। ये कहता है रॉल्ड्स लॉ। ठीक है, अब द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर, अब वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है ना जब सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं जो कि नॉन वॉलेटाइल है, तो क्या होगा, द रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर। ठीक है, सॉल्यूशन फॉर्म में है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, तो वेपर प्रेशर उतना नहीं होगा जितना प्योर सॉल्वेंट के केस में था। तो वो जो रिडक्शन होगी वेपर प्रेशर में इन द सॉल्यूशन फॉर्म, किसके वेपर प्रेशर के, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में जो रिडक्शन आएगी उसको हम डेल्टा P1 बोलते हैं। ठीक है, तो वो डेल्टा P1 किसके इक्वल होगा, कि पहले कितना वेपर प्रेशर था जब वो प्योर सॉल्वेंट था, और उसमें से माइनस कर देंगे कि फाइनल कब कितना वेपर प्रेशर है जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट सॉल्यूट के साथ प्रेजेंट है। तो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के केस में जितना वेपर प्रेशर लगता था वो मैक्सिमम होना था, वो वैल्यू मैक्सिमम होनी थी, उसमें से अगर हम माइनस कर देंगे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, यानी अगर मैं यहाँ जो वेपर प्रेशर लग रहा है जब सारे का सारा सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही है, कोई लेयर पे सॉल्यूट मॉलिक्यूल नहीं है, प्योर सॉल्वेंट के केस में P1 नॉट प्रेशर में से अगर मैं P1 माइनस कर दूंगी, P1 क्या है, वो प्रेशर जब सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है विद द सॉल्वेंट यानी सॉल्यूशन फॉर्म में, तो P1 नॉट माइनस P1 विल गिव द चेंज इन प्रेशर, कि कितना प्रेशर लोअर हुआ। ठीक है, सो P1 नॉट माइनस P1 इज जस्टिफाइड। अब रॉल्ड्स लॉ अभी हमने लिखा, उसके साथ हमने P1 की वैल्यू भी इक्वेशन में देखी, क्या है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मोल फ्रैक्शन एंड P1 नॉट, तो लिख दे डेल्टा P किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 की वैल्यू पुट कर देते हैं, P1 नॉट x1। ठीक है, इस इक्वेशन में से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, P1 नॉट, क्या बचा मेरे पास, 1 माइनस x1। ठीक है, अब x2 को मैं 1 माइनस x1 लिख सकती हूँ। हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि बाइनरी सॉल्यूशंस में मोल फ्रैक्शन का सम यूनिट ही होता है, तो अगर मैं 1 माइनस x1 करूँगी तो वो x2 आ गया, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो डेल्टा P1 क्या बन जाएगा, अब डेल्टा P1 क्या बन जाएगा, P1 नॉट इंटू x2 यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, ये बात भी समझ आई। ओके, अभी तक हम रिलेटिव लोअरिंग पे नहीं पहुंचे। रिलेटिव लोअरिंग में हमने क्या बोला था कि कितना डिक्रीज हो जाता है रिलेटिव टू द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो रिलेटिव लोअरिंग डिपेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा P1 को डिवाइड कर देंगे P1 नॉट से, कि कितनी लोअरिंग हुई, रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा P1 है ना, कितनी लोअरिंग हुई डिवाइडेड बाय मैक्सिमम कितना था P1 नॉट, मैक्सिमम कितना वेपर प्रेशर था जब वो प्योर सॉल्वेंट में, तभी मैक्सिमम प्रेशर लगना था, वेपर प्रेशर। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं इस इक्वेशन से जो कंक्लूजन निकलता है पहले वो लिख लेते हैं। इन अ सॉल्यूशन containing
several non-volatile solutes, several non-volatile solutes, the अभी तक ये क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर. ये इक्वेशन क्या बताती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. ठीक है, द लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करती है, ऑन द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूट्स, डिफरेंट सॉल्यूट पार्टिकल्स की. ठीक है ना. अब देखो सॉल्यूट्स पे डिपेंड कर रहा है, ये X2 सॉल्यूट है ना, सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन ना कि सॉल्वेंट की. ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड कर रहा है, यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन यानी नंबर पे डिपेंड कर रहा है. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई बिकॉज इट इज़ डिपेंडिंग, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी नॉट रिलेटिव, रिलेटिव अभी करेंगे. दिस लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डिपेंडेंट अपॉन द व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, उसके नंबर पे डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी जस्टिफाइड है ना कि क्यों है. तो रिलेटिव कब हो जाएगा, जब हम डेल्टा P1 बाई P1 नॉट कर देंगे. अब डेल्टा P1 बाई P1 नॉट कर दिया तो अब ये रिलेटिव लोअरिंग हो गई. अब ये किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, X2 के. ठीक है ना, बस मैं इधर ले गई तो ये रिलेटिव लोअरिंग होगी. तो X2 किसके इक्वल है, X2 किसके इक्वल है फर्दर. अगर मैं इस इक्वेशन को डेल्टा P1 को P1 नॉट माइनस P1 लिखूँ तो गलत तो नहीं है. तो P1 नॉट माइनस P1 लिख सकती हूँ मैं डेल्टा P1 को, P1 नॉट माइनस P1 और नीचे P1 नॉट एज इट इज़. सो X2 किसके इक्वल है, P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट. या फिर इस इक्वेशन को अगर हम इस टर्म को अगर हम डेल्टा P1 बोल दें, सो दिस थिंग represents relative lowering of vapor pressure. So this is relative, relative क्योंकि हमने कंपेयर कर दिया with pure solvent. So this is relative lowering of vapor pressure. Okay, अब देखो. ठीक है, relative lowering of vapor pressure समझ आया. ठीक है, अब ये X2 क्या है, X2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. ठीक है, और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था हमने सॉल्यूशन चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था, जब हमने कहा था कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं. मोलैरिटी है, नॉर्मेलिटी है, मास बाय मास है, मास बाय वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, ppm है. तो उनमें से एक फॉर्मूला, एक मेथड नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्वेंट निकालने का क्या था, मोल फ्रैक्शन. तो ये वही मोल फ्रैक्शन है X2. तो जो ये इक्वेशन हमने पीछे लिखी उसको हम P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट इक्वल्स टू X2 को लिख सकते हैं. क्या करेंगे, सिर्फ X2 को रिप्लेस कर देंगे किस चीज़ से, इसके फॉर्मूले से. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स. यही है मैथमेटिकल फॉर्मूला, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. क्यों, क्योंकि X2 इसके इक्वल है. ठीक है ना. N1 एंड N2 क्या है, लिख लेते हैं. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज N1. ओके, number of, I'm sorry, number of moles of solvent is N1, number of moles of solute is N2. क्योंकि X2 है ना, यहाँ पे हमने X2 सॉल्यूट को लिया तो यहाँ पे N2 क्या होगा, सॉल्यूट का. ठीक है ना, I was mistaken. Here N1 and N2 are number of moles of solvent and number of moles of solute. ठीक है ना. अगर कोई सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है
ठीक है, डाइल्यूट होने का मतलब सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है ना। अगर मैं 1 गैलन वाटर में 1 ml एसीटोन डाल भी दूँ तो नेग्लिजिबल है ना, गैलन तो फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। 1 लीटर में भी अगर मैं 1 मिलीलीटर डाल दूँ, ठीक है, तो वो नेग्लिजिबल हो जाएगा। सिमिलरली मैं रिप्लेस सबसे पहले डाइल्यूट लिख लेते हैं, ठीक है ना, साथ साथ में डिस्कस करेंगे नहीं तो छूट जाएगा। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के बहुत कम है एज कंपेयर टू सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा है, सॉल्यूट बहुत कम है, ठीक है। सो N2 इज़ वेरी वेरी लेस देन N1, तो मैं N2 को यहाँ पे नेग्लिजिबल मान लेती हूँ, ठीक है। सो ये टर्म लिखी जा सकती है ऐसे, P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट को मैं क्या लिख देती हूँ, N2 डिवाइडेड बाई N1 एज N2 इज नेग्लिजिबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ठीक है ना। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स का भी एक फॉर्मूला होता है, क्लास 9th में भी पढ़ा था नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास में। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मास नंबर ऑफ मोल्स पढ़े थे, क्या होते हैं, +1 में भी पढ़ा, फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में। सो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास ऑफ समथिंग या कंपाउंड या सॉल्ट या एसिड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, यही होता है, ठीक है ना। अगर मैं गिवन मास को डिनोट कर दूं W से और मॉलिक्यूलर मास को डिनोट कर दूं M से, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट किसके इक्वल हो जाएंगे, बोलो, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और N1 क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो जब मैं इसको रीअरेंज करूंगी तो P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाय P1 नॉट यानी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इक्वल बन गई, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ठीक है। हम मॉलिक्यूलर मास तक पहुंच गए सॉल्यूट के, M2 के और सॉल्वेंट के, ठीक है ना, ठीक है। तो लिख लेते हैं हेयर W1 एंड W2 आर द masses किसके, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के, एंड M1 M2 आर molar masses of solvent and solute respectively, ओके। अब ये जो इक्वेशन हमने निकाली है, अगर बाकी सब क्वांटिटीज पता है तो हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ये हमने कितना सॉल्यूट डाला, कितने सॉल्वेंट में डाला, सॉल्वेंट का जो हमने सॉल्वेंट लिया उसका तो मोलर मास पता ही होगा ना हमें, ठीक है। पहले कितना अकेले सॉल्वेंट का कितना प्रेशर था वो देख लो, जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में आया तो प्रेशर कितना लग गया वो देख लो, तो हम M2 निकाल सकते हैं। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लोअर हुआ ना, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड वन ऑफ द important colligative property which is the first we discussed, relative lowering of vapor pressure, समझ आया। So your feedback is again very important. Do like, subscribe, comment and give your feedback. Thank you.